आज की कहानी है उनका बेटा। जयंत ऑफिस के बाद पुलिस थाने होते हुए घर पहुंचे थे। बहुत थक गए थे, शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थके थे। शारीरिक श्रम जीवन में प्रतिदिन करना ही पड़ता है, परंतु पिछले 1 महीने से जयंत के जीवन में शारीरिक व मानसिक श्रम की मात्रा थकान की हद तक बढ़ गई थी। घर पर पत्नी मृदुला उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतिदिन करती है, उनके आते ही जिज्ञासा से पूछती है, कुछ पता चला? आज भी वही प्रश्न हवा में उछला। पत्नी को उत्तर पता था। जयंत के चेहरे की थकी उदास भंगिमा ही बता रही थी कि कुछ पता नहीं चला था। जयंत सोफे पर गिरते से बोले, नहीं, परंतु आज पुलिस ने एक नई बात बताई है। वह क्या? पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। जिस बात को स्वीकार करने में जयंत और मृदुला इतने दिनों से डर रहे थे, कहीं वही सच तो सामने नहीं आ रहा था। कई बार सच जानते समझते हुए भी हम उसे नकारते रहते हैं। वे दोनों भी दिल की तसल्ली के लिए झूठ को सच मानकर जी रहे थे। हृदय की अटल गहराइयों से वे मान रहे थे कि सच वह नहीं था जिस पर वे विश्वास बनाए हुए थे, परंतु जब तक प्रत्यक्ष नहीं मिल जाता, वे अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहते थे। पत्नी की बात का जवाब ना देकर जयंत ने कहा, एक गिलास पानी लाओ। मृदुला को अच्छा नहीं लगा। वह पहले अपने मन की जिज्ञासा को शांत कर लेना चाहती थी। पति की परेशानी और उनकी ज़रूरतों की तरफ आजकल उसका ध्यान नहीं जाता था। वह जानबूझकर ऐसा नहीं करती थी, परंतु चिंता के भंवर में फंसकर वह स्वयं को भूल गई थी। पति का ख्याल कैसे रखती? जल्दी से पानी का गिलास लाकर पति के हाथ में थमाया और फिर पूछा, क्या बताया पुलिस ने? पानी पीकर जयंत ने गहरी सांस ली, फिर लापरवाही से कहा, कहते हैं कि अब हमारा बेटा जीवित नहीं है। मृदुला उनको पकड़कर रोने लगी। वे उसको संभालकर पीछे के कमरे तक लाए और बिस्तर पर लिटाकर बोले, रोने से क्या फ़ायदा मृदुल? इस सच्चाई को हम स्वयं नकारते आ रहे थे, परंतु अब हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मृदुला उठकर बिस्तर पर बैठ गई। क्या उनको कोई सबूत मिला है? हाँ, प्रमांशु के जिन दोस्तों को पुलिस ने पकड़ा था, उन्होंने कबूल कर लिया है कि उन्होंने प्रमांशु को मार डाला है। सुनकर मृदुला और तेजी से रोने लगी। इस बार जयंत ने उसे चुप कराने का प्रयास नहीं किया, बल्कि आगे बोलते रहे। लाश नहीं मिली है, पुलिस ने कुछ हड्डियां बरामद की हैं, उनसे पहचान असंभव है। मृदुला का विलाप सिसकियों में बदल गया। फिर नाक सुड़कती हुई बोली, हो सकता है वे प्रमांशु की हड्डियां ना हों। हाँ, संभव है। इसीलिए पुलिस उनका डीएनए टेस्ट करके पता करेगी कि वे प्रमांशु के शरीर की हड्डियां हैं या किसी और व्यक्ति की। उन्होंने हमें कल बुलाया है, हमारे ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल? मृदुला चौंक गई। उसने आतंकित भाव से जयंत को देखा। जयंत ने आश्वासन देते हुए कहा, इसमें डरने की क्या बात है? ब्लड सैंपल देने में कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं, लेकिन मृदुला का स्वर कांप रहा था। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। डीएनए मिलेगा तो वह हमारा प्रमांशु होगा, नहीं मिलेगा तो कोई अनजान व्यक्ति होगा। जयंत के कहने के बावजूद मृदुला के चेहरे से भय का साया नहीं गया। उसका हृदय ही नहीं, पूरा शरीर कांप रहा था। उसके शरीर का कंपन जयंत ने भी महसूस किया। उन्होंने समझा, बेटे की मृत्यु से मृदुला विचलित हो गई है। उन्होंने उसको दवा देकर बिस्तर पर लिटा दिया। नींद कहाँ आनी थी, परंतु जयंत उसे अकेला छोड़कर ड्राइंग रूम में आ गए। सोफे पर अधलेटे से होकर वे अतीत के जाल में उलझ गए। जयंत का पारिवारिक जीवन काफ़ी सुखमय रहा था। मनुष्य के पास जब धन, वैभव और वैचारिक संपन्नता हो तो उसके जीवन में आने वाले छोटे छोटे दुख, कष्ट और तकलीफ़ें कोई मायने नहीं रखती। उनके पिताजी केंद्र सरकार की सेवा में उच्च अधिकारी थे। माँ एक कॉलेज में प्रोफेसर थीं। उनकी शिक्षा शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल और फिर नामचीन कॉलेज में हुई थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद
उन्होंने भी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और आज राजस्व विभाग में उच्च अधिकारी थे। उनकी पत्नी मृदुला भी उच्च शिक्षित थी, परंतु वह नौकरी नहीं करती थी। वह समाज सेवा और घूमने फिरने की शौकीन थी। शादी के बाद जब उसका उठना बैठना जयंत के सीनियर अधिकारियों की बीवियों के साथ हुआ तो उसकी पहचान का दायरा बढ़ा और वह शहर के कई क्लबों और सभा समितियों की सदस्य बन गई थी। जयंत खुले विचारों के शिक्षित व्यक्ति थे, सो पत्नी की आधुनिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वह पत्नी के घूमने फिरने, अकेले बाहर आने जाने पर ऐतराज़ नहीं करते थे। पत्नी के चरित्र पर वे पूरा भरोसा करते थे। शादी के 5 साल तक उनके घर बच्चे का पदार्पण नहीं हुआ। जयंत इच्छुक थे, परंतु मृदुला नहीं चाहती थी। शादी के तुरंत बाद वह बच्चा पैदा करके अपने सुंदर सुगठित शरीर को बेडौल नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वह घर और पति की तरफ अधिक ध्यान नहीं देती थी। इसके बजाय वह किटी पार्टियों व क्लबों में रम्मी खेलने में ज़्यादा रुचि लेती थी। तब जयंत के माता पिता जीवित थे, परंतु मृदुला अपने ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं चाहती थी। वह वैचारिक और व्यवहारिक स्वतंत्रता की पक्षधर थी, इसीलिए बाहर आने जाने के मामले में वह किसी की बात नहीं सुनती थी। जयंत घर में बेवजह कोई झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए पत्नी को कभी टोकते नहीं थे। उनका मानना था कि एक बच्चा होते ही वह घर और बच्चे की तरफ ध्यान देने लगेगी और तब वह क्लब की मौज मस्ती और किटी पार्टियां भूल जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हो सका। शादी के 5 साल बाद उनके यहाँ बच्चा हुआ तो भी मृदुला की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिन बाद ही उसने क्लबों की पार्टियों में जाना आरंभ कर दिया। बच्चा आया और जयंत के भरोसे पलने लगा। जब तक जयंत के माता पिता जीवित रहे तब तक उन्होंने प्रमांशु को संभाला, परंतु जब वह 10 साल का हुआ तो उसके दादा दादी एक एक कर दुनिया से चल बसे। बच्चा स्कूल से आकर घर में अकेला रहता, टीवी देखता या बाल पत्रिकाएं पढ़ता, जिनको जयंत खरीद कर लाते थे ताकि प्रमांशु का मन लगा रहे। वह आया से भी बहुत कम बात करता था। शाम को जयंत घर लौटते तो वे उसका होमवर्क पूरा करवाते, कुछ देर उसके साथ खेलते और खाना खिलाकर सुला देते। रात के 10 बजने के बाद ही कहीं मृदुला किटी पार्टियों या क्लब से लौटकर आती। तब उसे इतना होश न रहता कि वह प्रमांशु के साथ 2 शब्द बोलकर उसके ऊपर ममता की 2 बूंदें टपका सके। उसने तो कभी यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि उसका पेट जाया बच्चा किस प्रकार पल बढ़ रहा था। उसे कोई दुख या परेशानी है या नहीं, वह माँ के आंचल की ममतामयी छाँव के लिए रोता है या नहीं, वह माँ से क्या चाहता है, कभी मृदुला ने उससे नहीं पूछा, न प्रमांशु ने कभी उसे बताया। उन दोनों के बीच माँ बेटे जैसा कोई रिश्ता था ही नहीं। माँ बेटे के बीच कभी कोई संवाद ही नहीं होता था। धीरे धीरे प्रमांशु बड़ा हो रहा था, परंतु मृदुला उसी तरह क्लबों व किटी पार्टियों में व्यस्त थी। अब भी वह देर रात को घर लौटती थी। जयंत ने महसूस किया कि प्रमांशु भी रात को देर से घर लौटने लगा है। घर आते ही वह अपने कमरे में बंद हो जाता है। जयंत मिलने के लिए उसके कमरे में जाते तो वह दरवाज़ा भी नहीं खोलता। पूछने पर बहाना बना देता है कि तबीयत खराब है। खाना भी कई बार नहीं खाता था। जयंत की समझ में न आता कि वह इतना एकांत प्रिय क्यों होता जा रहा था। वह हाई स्कूल में था। जयंत को पता न चलता कि वह अपना होमवर्क पूरा करता है या नहीं। एक दिन जयंत ने उससे पूछ ही लिया, बेटा तुम रोज़ रोज़ देर से घर आते हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारा होमवर्क कैसे पूरा होता है? कहीं तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ। पापा आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। मैं स्कूल के बाद अपने दोस्तों के घर चला जाता हूँ, उन्हीं के साथ बैठकर अपना होमवर्क भी पूरा कर लेता हूँ, प्रमांशु ने बड़े ही आत्मविश्वास से बताया। जयंत को विश्वास तो नहीं हुआ, परंतु उन्होंने बेटे की भावनाओं को आहत करना उचित नहीं समझा। बात उतनी सी नहीं थी जितनी प्रमांशु ने अपने पापा को बताई थी। जयंत भी लापरवाह नहीं थे। वे प्रमांशु की गतिविधियों पर नज़र रखने लगे थे। उन्हें लग रहा था
प्रमांशु किन्हीं गलत गतिविधियों में लिप्त रहने लगा था। घर आता तो लगता उसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। वह गिरता पड़ता सा लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचता। उसके बाल उलझे हुए होते, आंखें चढ़ी हुई होती और वह घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता। जयंत के आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा न खोलता। दूसरे दिन भी दिन चढ़े तक सोता रहता। यह बहुत चिंताजनक स्थिति थी। जयंत ने मृदुला से इसका जिक्र किया तो वह लापरवाही से बोली, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? प्रमांशु अब जवान हो गया है। अब उसके दिन गुड्डे गुडियों से खेलने के नहीं रहे। वह कुछ अलग ही करेगा। और उसने सचमुच बहुत कुछ अलग करके दिखा दिया, ऐसा जिसकी कल्पना जयंत क्या मृदुला ने भी नहीं की थी। प्रमांशु ने हाई स्कूल जैसे तैसे पास कर लिया, परंतु नंबर इतने कम थे कि किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलना असंभव था। आजकल बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा और कोचिंग आदि की सुविधा होने के कारण वे 100% अंक प्राप्त करने लगे थे। हाई स्कोरिंग के कारण 90% अंक प्राप्त बच्चों के एडमिशन भी अच्छे कॉलेजों में नहीं हो पा रहे थे। जयंत ने अपने प्रभाव से उसे जैसे तैसे एक कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया, परंतु पढ़ाई जैसे प्रमांशु का उद्देश्य ही नहीं था। उसकी 17-18 साल की उम्र हो चुकी थी। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि वह ड्रग्स के साथ साथ शराब का सेवन भी करने लगा था। जयंत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्यार और ममता से वंचित बच्चे क्या इतना बिगड़ जाते हैं कि ड्रग्स और शराब का सेवन करने लगते हैं? इससे उन्हें कोई सुकून प्राप्त होता है क्या? अपने बेटे को सुधारने के लिए माँ बाप जो यत्न कर सकते हैं वे सभी जयंत और मृदुला ने किए। प्रमांशु के बिगड़ने के बाद मृदुला ने क्लबों में जाना बंद कर दिया था। सोसाइटी की किटी पार्टियों में भी नहीं जाती थी। प्रमांशु की लतों को छुड़वाने के लिए जयंत और मृदुला ने न जाने कितने डॉक्टरों से संपर्क किया, उनके पास लेकर गए, दवाएं दी, परंतु प्रमांशु पर इलाज और काउंसलिंग का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे अब उसने घर आना ही बंद कर दिया था। रात वह अपने दोस्तों के घर बिताने लगा था। उसके ये दोस्त भी उसकी तरह ड्रग एडिक्ट थे और अपने माँ बाप से दूर इस शहर में पढ़ने के लिए आए थे। वह अकेले रहते थे। जयंत के हाथों से सब कुछ फिसल गया था। मृदुला के पास भी अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। प्रमांशु पहले एक आध रात के लिए दोस्तों के यहाँ रुकता, फिर धीरे धीरे इस संख्या में बढ़ोतरी होने लगी थी। अब तो कई बार वह हफ्तों घर नहीं आता था। जब आता था जयंत और मृदुला उसकी हालत देखकर माथा पीट लेते, कोने में बैठकर दिल के अंदर ही रोते रहते। आंसू नहीं निकलते, परंतु हृदय के अंदर खून के आंसू बहाते रहते। अत्यधिक ड्रग्स के सेवन से प्रमांशु जैसे हर पल नींद में रहता, लुंज पुंज अवस्था में बिस्तर पर पड़ा रहता। न खाने की सुध, न नहाने धोने और कपड़े पहनने की। उसकी एक अलग ही दुनिया थी, अंधेरे रास्तों की दुनिया, जिसमें वह आंखें बंद करके टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहा था। जयंत के पारिवारिक जीवन में प्रमांशु की हरकतों की वजह से दुखों का पहाड़ खड़ा होता जा रहा था। जयंत जानते थे प्रमांशु के भटकने की असली वजह क्या थी, परंतु अब उस वजह को सुधारकर प्रमांशु के जीवन में सुधार नहीं लाया जा सकता था। मृदुला अब प्रमांशु के ऊपर प्यार दुलार लुटाने के लिए तैयार थी। इसके लिए उसने अपने शौक त्याग दिए थे, परंतु अब समय उसके हाथों से बहुत दूर जा चुका था, पहुंच से बहुत दूर था। इस बात को लेकर किसी को दोष देने का कोई औचित्य भी नहीं था। जयंत और मृदुला परिस्थितियों से समझौता करके किसी तरह जीवन के साथ तालमेल बिठाकर जीने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्हें एक और झटका लगा। पता चला कि प्रमांशु समलैंगिक रिश्तों का भी आदी हो चुका था। जयंत की समझ में नहीं आ रहा था यह कैसे जीन्स प्रमांशु के खून में आ गए थे, जो उनके खानदान में किसी में नहीं थे। जहाँ तक उन्हें याद है, उनके परिवार में ड्रग्स लेने की आदत किसी को नहीं थी। पार्टी आदि में शराब का सेवन करना बुरा नहीं माना जाता था, परंतु दिन रात पीने की लत किसी को नहीं लगी थी।
और अब यह समलैंगिक संबंध। जयंत की लाख कोशिशों के बावजूद प्रमांशु में कोई सुधार नहीं हुआ। घर से उसने अपना नाता पूरी तरह से तोड़ लिया था। उसकी दुनिया उसके ड्रग एडिक्ट और समलैंगिक दोस्तों तक सिमटकर रह गई थी। उनके साथ वह यायावरी जीवन व्यतीत कर रहा था। बेटा चाहे घर परिवार से नाता तोड़ ले, माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाए, परंतु माँ बाप का दिल अपनी संतान के प्रति कभी खट्टा नहीं होता। जयंत अच्छी तरह समझ गए थे कि प्रमांशु जिस राह पर चल पड़ा था उससे लौट पाना असंभव था। ड्रग और शराब की आदत छूट भी जाए तो वह अपने समलैंगिक संबंधों से छुटकारा नहीं पा सकता था। इसके बावजूद वे उसकी खोज खबर लेते रहते थे, फ़ोन पर बात करते और मिलकर समझाते। मृदुला से भी उसकी बातें करवाते। वे दोनों ही उसे बुरी लतों से छुटकारा पाने की सलाह देते। जयंत और मृदुला को नहीं लगता था कि प्रमांशु कभी अपनी लतों से छुटकारा पा सकेगा, परंतु नहीं, प्रमांशु ने अपनी सारी लतों से एक दिन छुटकारा पा लिया। उसने जिस तरह से अपनी आदतों से छुटकारा पाया था, इसकी जयंत और मृदुला को तो उम्मीद न थी। उन्होंने ऐसा सोचा था। एक दिन प्रमांशु के किसी मित्र ने जयंत को फ़ोन करके बताया कि प्रमांशु कहीं चला गया है और उसका पता नहीं चल रहा है। जयंत तुरंत उस मित्र से मिले। पूछने पर उसने बताया कि इन दिनों वह अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर कुछ नए दोस्तों के साथ रहने लगा था। इसी बात पर उन लोगों के बीच झगड़ा और मारपीट हुई थी। उसके बाद प्रमांशु कहीं गायब हो गया था। उस मित्र से नाम पता लेकर जयंत उसके नए पुराने सभी दोस्तों से मिले, खुलकर उनसे बात की, परंतु कुछ पता नहीं चला। जयंत ने अनुभव किया कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ है और हो सकता है प्रमांशु के साथ कोई दुर्घटना हो गई हो। दुर्घटना के मद्देनज़र जयंत ने पुलिस थाने में प्रमांशु की गुमशुदगी की रपट दर्ज करा दी। जवान लड़के की गुमशुदगी का मामला था। पुलिस ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु जब जयंत ने प्रमांशु की हत्या की आशंका व्यक्त की और पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की, तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और प्रमांशु के दोस्तों से गहरी पूछताछ की। जयंत लगभग रोज़ पुलिस अधिकारियों से बात करके तफ्तीश की जानकारी लेते रहते थे। स्वयं शाम को थाने जाकर थाना प्रभारी से मिलकर पता करते। थानेदार ने उनसे कहा भी कि उन्हें रोज़ रोज़ थाने आने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ पता चलने पर वह स्वयं उनको फ़ोन करके या बुलाकर बता देगा। परंतु जयंत एक पिता थे, उनका दिल न मानता और आज पुलिस ने संभावना व्यक्त की थी कि प्रमांशु की हत्या हो चुकी थी। उसके दोस्तों की निशानदेही पर पुलिस ने कुछ हड्डियां भी बरामद की थीं। चूँकि प्रमांशु की देह नहीं मिली थी, उसकी पहचान सिद्ध करने के लिए डीएनए टेस्ट ज़रूरी था। जयंत और मृदुला का खून लेने के लिए पुलिस ने कल उन्हें थाने बुलाया था। वहां से अस्पताल जाएंगे। रात में फिर मृदुला ने शंका व्यक्त की, पता नहीं पुलिस किसकी हड्डियां उठाकर लाई है और अब उन्हें प्रमांशु की बताकर उसकी मौत साबित करना चाहती है। मुझे लगता है हमारा बेटा अभी जिंदा है। हो सकता है जिंदा हो और पूरी तरह स्वस्थ हो, फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार पता तो चले कि हमारे बेटे के साथ क्या हुआ है, वह जिंदा है या नहीं, कुछ तो पता चले। परंतु जंगल से किसी भी व्यक्ति की हड्डियां उठाकर पुलिस कैसे यह साबित कर सकती है कि वे हमारे बेटे की ही हड्डियां हैं। इसीलिए तो वह डीएनए परीक्षण करवा रही है, जयंत ने मृदुला को आश्वस्त करते हुए कहा। दूसरे दिन वे दोनों ब्लड सैंपल दे आए। 1 महीने के बाद जयंत के पास थानेदार का फ़ोन आया। डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट आ गई है, आप थाने पर आकर मिल लें। क्या पता चला? उन्होंने जिज्ञासा से पूछा। आप आकर मिल लें तो अच्छा रहेगा, थानेदार ने गंभीर स्वर में कहा। जयंत ऑफिस में थे। मन में शंका पैदा हुई, थानेदार ने स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया। उन्होंने मृदुला को फ़ोन करके बताया कि डीएनए की रिपोर्ट आ गई है, वे घर आ रहे हैं, दोनों साथ साथ थाने चलेंगे। घर से मृदुला को लेकर जयंत थाने पहुंचे। थानेदार ने उनका स्वागत किया। मृदुला कुछ घबराई हुई थी, परंतु जयंत ने स्वयं को तटस्थ बनाकर रखा था।
किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे। थानेदार ने जयंत से कहा, आप मेरे साथ आइए। फिर मृदुला से कहा, आप यहीं बैठिए। जयंत को एक अलग कमरे में ले जाकर थानेदार ने जयंत से कहा, सर, बात बहुत गंभीर है, इसीलिए केवल आपसे बता रहा हूँ। हो सकता है सुनकर आपको सदमा लगे, परंतु सच्चाई से आपको अवगत कराना भी मेरा फर्ज है। डीएनए परीक्षण के मुताबिक जिस व्यक्ति की हड्डियां हमने बरामद की थी वे प्रमांशु की ही हैं। जयंत को यही आशंका थी। उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर पूछा, परंतु उसकी हत्या कैसे और क्यों हुई? उसके जिन दोस्तों को हमने पकड़ा था उनसे पूछताछ में यही पता चला था कि प्रमांशु ने अपने कुछ पुराने दोस्तों से संबंध तोड़कर नए दोस्त बना लिए थे। पुराने दोस्तों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उससे संबंध जारी रखने के लिए कहा तो प्रमांशु ने मना कर दिया। यही उसकी हत्या का कारण बना। क्या हत्यारे पकड़े गए? हाँ, वे जेल में हैं। अगले हफ्ते हम अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देंगे। जयंत ने गहरी सांस ली। सर, एक और बात है जो हम आपसे छिपाना नहीं चाहते, क्योंकि अदालत में जिरह के दौरान आपको पता चल ही जानी है। क्या बात है? के भाव से जयंत ने थानेदार के चेहरे को देखा। सर, प्रमांशु आपकी पत्नी का बेटा तो है, परंतु वह आपका बेटा नहीं है। थानेदार ने जैसे धमाका किया। जयंत की आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें चक्कर सा आ गया। कुर्सी पर ना बैठे होते तो शायद गिर जाते। जयंत कई पल तक चुपचाप बैठे रहे। थानेदार भी नहीं बोला। वह जयंत के दिल की हालत समझ सकता था। कुछ पल बाद जयंत ने शांत स्वर में कहा, थानेदार साहब, जो होना था हो गया। अब प्रमांशु कभी वापस नहीं आ सकता, परंतु जिस झूठ को अनजाने में हम सच्चाई मानकर इतने दिनों से जी रहे थे, वह झूठ सच्चाई ही बना रहे तो अच्छा है। यह हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होगा। क्या मतलब सर? थानेदार की समझ में कुछ नहीं आया। आप मेरी पत्नी को यह बात मत बताइएगा कि मुझे पता चल गया है कि मैं प्रमांशु का पिता नहीं हूँ। थानेदार सोच में पड़ गया। फिर बोला, जी सर, यही होगा। मैं आपकी पत्नी को गवाह नहीं बनाऊंगा। हाँ, यही ठीक होगा। बाकी मैं संभाल लूँगा। जी सर। जयंत थके उदास कदमों से मृदुला को कंधे से पकड़कर थाने के बाहर निकले। मृदुला बार बार उतावली सी पूछ रही थी, क्या हुआ? थानेदार ने क्या बताया? डीएनए परीक्षण से क्या पता चला? क्या वह हमारा प्रमांशु ही था? गाड़ी में बैठते हुए जयंत ने मृदुला के सिर को अपने कंधे पर टिकाते हुए कहा, मृदुला, तुम अपने आप को संभालो। वह हमारा ही बेटा था। अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। मृदुला हिचकियां भरकर रोने लगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।